इस चैप्टर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले सुन लें, स्ट्रक्चर समझ लें। कार्बन फ्री रेडिकल, ओके। इसका स्ट्रक्चर भी हम पहले ये जानेंगे कि रेडिकल क्या होते हैं। रेडिकल क्या होते हैं सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। सेकंड, हाउ दे आर फॉर्म्ड, हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं। फिर वही सेगमेंट है जो केटाइन में चला था, रिएक्शन शोन बाय रेडिकल, रिएक्शन शोन बाय रेडिकल। अगर आप देखो तो हमने ऐसे ही किया था, कार्बोकेटाइन क्या है ये हमने फॉर्मेशन ऑफ केटाइन किया था, फिर रिएक्शन शोन बाय केटाइन किया था, और फिर किया था एप्लीकेशन पार्ट। तो फोर्थ में फिर क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन पार्ट आ जाएगा। तो हम एप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है। तो ये मोरलेस हमें पता हो तो हमें समझ में आता है कि हम क्या किस दिशा में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे ये जानने का कि रेडिकल क्या होते हैं, ठीक है, रेडिकल क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट कर, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मली जो रेडिकल आप देखते हैं वो रेडिकल आपके इस तरीके के होते हैं, CH3 टाइप माना, कोई और C3 बॉन्ड बना रहा है, H लगाना है H लगा लो, कार्बन लगाना है कार्बन लगा लो, मिथाइल इथाइल जो लगाना वो लगा लो। तो इसके पास एक p ऑर्बिटल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रेडिकल अभी आप जानते हैं, ठीक है। CH3 में H की जगह हम कुछ भी जनरलाइज कर सकते हैं। आइए तो हम इसके बारे में थोड़ा सा हाई हेलो करते हैं, देखते हैं। ये ट्राइवेलेंट है, 3 बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अच्छी बात है, दिख रहा है चार्ज नहीं है कोई। अच्छा बताओ इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या नहीं है भाई, 2 2 4 2 6 एक साथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। तो बताओ ये हाईली स्टेबल होगा या अनस्टेबल, हाईली स्टेबल या अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल है। और ये हाईली अनस्टेबल है तो ये हाईली रिएक्टिव भी होगा भाई, हाईली अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव भी होगा। सोचो और सोचकर बताओ ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा या लुईस बेस की तरह। सोचो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा या लुईस बेस की तरह, बोलो बोलो बोलो। लुईस एसिड वो होता था जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता था। क्या ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकता है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है क्या, नहीं। तो मेरे भाई ये नाइदर लुईस एसिड, क्लियर, एंड नॉर लुईस बेस, ये किसी कैटेगरी में नहीं गिरेगा, ना तो ये लुईस एसिड कैटेगरी में गिरेगा ना ये लुईस बेस कैटेगरी में गिरेगा। तो ये देखें बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो 2 2 4 2 6 और 1 7 ऑड नंबर है, तो हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसमें और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल, इन सब की। बॉन्ड पेयर चेक करते हैं, इसका BP चेक करो, BP, BP मतलब बॉन्ड पेयर, 1 2 3 3 BP है इसका। बॉन्ड पेयर के बाद इसका अनपेयर्ड चेक करो, लोन पेयर चेक करो, मैग्नेटिक मूवमेंट चेक करो। अनपेयर्ड कितना है 1, लोन पेयर कितना है 0। मैग्नेटिक मूवमेंट पता है क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है √n+2 और n क्या होता है UP। तो अगर n UP है तो ये आ गया √3। BM जानते हैं, BM यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट के बाद ये ऐसे ही यार जान पहचान बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें जान रहे हैं, कौन हो, कहाँ रहते हो, कौन कौन है घर में, सही जानकारी चल रही है ऐसी। हाँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 mod S+1 IUC की चीज है। एक अनपेयर्ड होगा तो S की वैल्यू हाफ होगी, एक अनपेयर्ड होगा तो S की वैल्यू हाफ होगी, तो मेरे ख्याल से पूरा 2 आ जाएगा। और SM स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हमें बताती है कि आपका इंटरमीडिएट सिंगलेट कैटेगरी का है या डबलेट कैटेगरी का है या ट्रिपलेट कैटेगरी का है। ये नाम दिए जाते हैं, ये कैटेगरी नाम दिए जाते हैं इंटरमीडिएट को,
तो 2 आने से पता चल रहा है कि इट्स अ डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट है। अगर एक आता तो हम सिंगलेट बोलते, एक आता तो हम सिंगलेट बोलते, यह डबलेट कार्बन इंटरमीडिएट। चलो छोटी छोटी बातें कितनी सारी हो गई। बॉन्ड एंगल बता दो, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या आएगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है आपका sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp2। क्लियर। और अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो यह है ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री इसकी हम बात करें, मर्सिडीज साइन, यह है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। एक बात याद रखना, ये केटायन से एक मामले में तो रिजेंबल करता ही है, केटायन भी प्लेनर होता है और ये भी प्लेनर होता है। तो भाई साहब आपने केटायन की हर रिएक्शन में देखा टॉप और बॉटम अटैक दोनों हो सकते थे, तो यहां पर भी आप देखेंगे टॉप और बॉटम दोनों अटैक हो सकते हैं। ये एक बात है जो आपको ध्यान से समझनी होगी। कैन बी अप्रोच्ड नहीं, या इट ऑलवेज अप्रोच्ड इट। ठीक है, इट रिएक्ट्स from both sides in equal proportion आइए देखें, इसके लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे देखो ये मान लो P लगा है, ये Q है और ये R है और ये एक रेडिकल है। ठीक है, और इस पर मैंने एक और रेडिकल डाल दिया और वो रेडिकल है S डॉट, और वो रेडिकल है S डॉट, उसके पास भी एक अनपेयर्ड, इसके पास भी एक अनपेयर्ड। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो मेरे भाई S कैन अटैक फ्रॉम टॉप एंड S कैन अटैक फ्रॉम बॉटम एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी। समझने वाली बात और सुनने वाली बात ये है कि ये इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम इस तरीके से चीज को लें तो जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो C पर ऊपर आ जाएगा S, P यहां रहेगा, क्लियर, यहां क्या रहेगा Q और यहां क्या रहेगा R, क्लियर। और नीचे से जब ये अटैक करेगा तो इट वुड बी S, ये हो गया P, ये हो गया R और ये हो गया Q। ये देख ले, ठीक है। और अब समझना होगा आपको, अगर वही PQRS अगर इसमें सिमेट्री है, ध्यान सुन, इफ POS, यार क्या अभी सब डर जाओगे सुन के, इफ सिमेट्री प्रेजेंट तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एक होंगे, टोटल प्रोडक्ट एक होंगे। और इफ सिमेट्री एब्सेंट तो टोटल प्रोडक्ट दो होंगे। यार ये तो कॉमन सेंस है ना, अगर किसी एक में भी सिमेट्री हो, अगर इसमें सिमेट्री है तो वो दोनों सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे, सिंगल होगा, और नहीं है तो एनएनसियोमर्स दो हो जाएंगे। तो आपको बहुत ऑर्डिनरी चीज लिखी है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो आपको परेशान करे कि यार ये क्या हो गया, बहुत आसान है। अब यार इतना इंट्रोडक्शन कर लिया है तो रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर भी एक बार देख लेते हैं। आइए पॉइंट अगला जो है वो भी एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं। ये सब पढ़ा हुआ है, स्टेबिलिटी 11th में पढ़ लिया था भाई, रेडिकल स्टेबिलिटी। आपको याद होगा कि यहाँ रेजोनेंस डेफिनेटली डोमिनेट करता है, तो PH3C डॉट ज्यादा होगा देन PH2CH डॉट देन PHCH2 डॉट, ठीक है। देन एलाइल जानते हैं, एलाइल रेडिकल में भी रेजोनेंस है। इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, 3 डिग्री। यहां कार्बोकेटाइन जैसा नहीं चलता, आपने अगर देखा हो तो कार्बोकेटाइन में थोड़ी उथल पुथल थी। ये है 2 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल के बाद चलें अगर
2 डिग्री के बाद चलें तो ये है CH2, ये है CH3 और ये है CH3 डॉट। समझ में आया? तो ये रेडिकल्स यहाँ पर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा रहे हैं। आपको याद हो प्लस के लिए भी ये वैलिड था और रेडिकल के लिए भी ये वैलिड था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर प्लस भी स्टेबल नहीं होता और रेडिकल भी स्टेबल नहीं होता। प्लस भी स्टेबल नहीं होता और रेडिकल भी स्टेबल नहीं होता, ये याद रखें आप। तो इसे हम CH डबल बॉन्ड CH2 डॉट, ये सबसे लास्ट कैटेगरी है, सबसे लास्ट। और ये आप देखेंगे रेडिकल बहुत खराब है, लाइक कैटायन में भी बहुत नॉर्मली नहीं बनते। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं। हटा रहा हूं मैं इसे। चलिए हम रेडिकल क्या होता है ये जान गए, ठीक है। अब रेडिकल बनते कैसे हैं इस पर बात करें, ठीक है। तो ये वही बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं जिस सीक्वेंस में हमने कैटायन पढ़ा है, उसी सीक्वेंस में हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, और आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो रेडिकल का बनना हम सीखने जा रहे हैं। कैसे बनते हैं रेडिकल ये सुनेंगे आप। अगर आपको याद है तो आपने एक चीज पढ़ी होगी बहुत पहले, 11th क्लास में पढ़ी होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरीके से होती थी, एक होती थी होमोलिटिक और एक होती थी हेट्रोलिटिक। सही है या नहीं? तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक में फर्क क्या था याद होगा आपको। हेट्रोलिटिक में आयंस बनते थे और होमोलिटिक में क्या बनता था, रेडिकल। तो मेरे भाई होमोलिटिक में बॉन्ड टूटती थी और रेडिकल्स बनते थे, और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती थी। क्या चाहिए होती थी? एनर्जी। तो मेरे भाई फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल में जो पहला प्रोसेस मैं लिख रहा हूं दरअसल ये है फोटोलिसिस। नाम में ही सब कुछ छिपा है, फोटोलिसिस। ध्यान से सुनेंगे, लिसिस कहीं भी आ जाए, लिसिस, तो इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड टूट रही है, इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड टूट रही है। एंड फोटो का मतलब है क्या बताइए? फोटॉन्स। फोटॉन्स एनर्जी, फोटॉन जानते हैं? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट रे में जो एनर्जी बंडल्स होते हैं, क्वांटा, फोटॉन, याद आया होगा, E = h/nu। थोड़ी बहुत फिजिक्स से जानते होगे यार, ऐसे मत करो, ठीक है। तो इस बात को मैं लिख रहा हूं, यूजुअली अल्ट्रावायलेट लाइट रे, लाइट photons are used for homolytic bond breaking, ठीक है। एनर्जी चाहिए, किसी भी मूड में एनर्जी ला सकते हो। ये थी अल्ट्रावायलेट लाइट रे की एनर्जी, हमने इसमें फोटॉन्स एनर्जी डाली और बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं। आइए इसे ब्रेक करते हैं। तो फोटोलिसिस में हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे, लाइक एग्जांपल 1, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सा कंपाउंड दिया, इसे ऐसे लिखते हैं 1 Cl2 एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक hnu। What is hnu? It's a energy of a photon. H is a Planck constant and nu is the frequency, फिजिक्स का टर्म है। तो hnu means symbol of energy। hnu जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई साहब देखो देखो देखो, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो ये एनर्जी की वजह से टूट जाएगा और आपको मिलेगा क्या? Cl डॉट
Cl डॉट, 2 Cl डॉट भी मैं एक साथ लिख सकता हूं, 2 Cl डॉट भी लिख सकता हूं। तो ये है होमोलिटिक क्लीवेज। इस तरीके से बॉन्ड टूट जाती हैं, इस तरीके से बॉन्ड्स टूट जाती हैं। और बताता हूं, जैसे देखिए ये अल्फा बीटा डायकीटोन, अल्फा बीटा डायकीटोन, यहां इलेक्ट्रॉन है और अगर आपने ऐसा किया तो ये भी टूट जाएगा। आप जरा ध्यान से देखें, मैं हाफ एरो बना रहा हूं। हाफ एरो का मतलब है ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया CH3 CO डॉट, और कितने मोल आएंगे ये 2 मोल आ जाएगा। इधर से भी यही निकलेगा, इधर से भी यही निकलेगा। तो बहुत आसान है भाई साहब रेडिकल बनाना। देखो कितने आराम से बना रहे हैं अपन। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये देखो CO OO CO, ये देखिए ये है परऑक्साइड टाइप का, बेंजो परऑक्साइड लिंकेज टाइप का। और यहां देखिए एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में, वो ये है कि बॉन्ड कौन सी तोड़ रहे हो, इतनी सारी बॉन्ड में कौन सी बॉन्ड तोड़ रहे हो। तो मेरे भाई वी आर हीटिंग इट, वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो जो सबसे वीक बॉन्ड होगी वो टूट जाएगी, जो सबसे वीक बॉन्ड होगी वो टूट जाएगी। अब अगर आप देखें तो परऑक्साइड बॉन्ड सबसे वीक मानी जाती है। ये वीक मानी जाती है क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्सन होता है। लोन पेयर रिपल्सन की वजह से आप जब इसे हीट करेंगे या फोटॉन्स एनर्जी देंगे, ये टूट जाएगा। और आपको जो मिलेगा वो मिलेगा C डबल बॉन्ड O डॉट, और इसके 2 मोल मिलेंगे, इसके 2 मोल मिलेंगे, 2 मिले 3 मिले, अपने को क्या लेना है, कर ले हैं? जो साफ दिख रहा है, एक इधर निकलेगा एक इधर निकलेगा। तो ये इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एक्चुअली। लाइक मैं एक और देता हूं, CH3 C, CH3 CH3 N, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड N, क्लियर, C CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब इस पे आप जब एनर्जी डालेंगे, इस पे जब आप एनर्जी डालेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगी। ऐसा क्यों हुआ थोड़ा सोचिएगा। ऐसा होने के पीछे लॉजिक ये है कि नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। देखें बीच में इधर डॉट आएगा, इधर डॉट आएगा, इधर डॉट आएगा, इधर डॉट आएगा, डॉट डॉट बॉन्ड बन जाएगी। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, आपको पता है N2 इज अ वेरी स्टेबल गैस। और इधर क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, 2 मोल आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। क्या आ जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। तो इट्स सो इजी। तो हम बना रहे हैं कि रेडिकल्स कैसे बनते हैं, और रेडिकल कैसे बनते हैं उसमें हमने एक छोटा सा मेथड किया, दैट इज फोटोलिसिस, जिसमें हम फोटॉन्स लाइट रे, अल्ट्रावायलेट लाइट रे के फोटॉन। अब आप कहोगे सर अल्ट्रावायलेट लाइट रे के अलावा भी बहुत सारी लाइट्स होती हैं, क्या हम उनके फोटॉन्स ले सकते हैं? मेरे भाई अल्ट्रावायलेट लाइट रे के फोटॉन्स में इतनी एनर्जी होती है दैट दे कैन इवन ब्रेक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई और लाइट रे लेकर, उसके फोटॉन्स लेकर आप 1-2 रिएक्शन जरूर करा सकते हैं, बट यू कैन नॉट जनरलाइज्ड कि हर रिएक्शन में आप उस लाइट रे के फोटॉन से काम चला ही लेंगे। तो ये जनरल है, अल्ट्रावायलेट लाइट रे ही लेते हैं। खैर आपको उस लाइट रे पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, HNU लिख कर आएगा, आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया ठीक है। चले अब एक और चीज बताता हूं मैं कि दूसरा मेथड लेते हैं। दूसरा मेथड, हमें एनर्जी देनी है ना, तो मेरे भाई एक सीधा सीधा सस्ता सा मेथड है, वो है थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस, हीट कर दो, हीट करके तोड़ दो। ये भी तो कर सकते हैं ना यार, हीट करके तोड़ने में क्या जा रहा है। देखें होमोलिटिक या होमोलिसिस, होमोलिसिस बाय हीटिंग ऑफ कंपाउंड, हीटिंग ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड को हीट करके भी तो हम रेडिकल बना सकते हैं। कैसे, आओ तुम्हें बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, हमने हीट कर दिया। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैंने कहा क्या होगा, एक ने कहा ये टूट जाएगा। अरे ये नहीं टूटेगा, ये तो डेल्टा है। कई बच्चे कहते हैं बड़ा डेल्टा है, ये छोटा डेल्टा है।
ये बड़ा डेल्टा छोटे डेल्टा को तोड़ा। अरे डेल्टा भैया ये साइक्लोप्रोपेन है गधे, ये है साइक्लोप्रोपेन, और ये हीट किया हमने। हीट करेंगे तो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था अगर याद हो कि साइक्लोप्रोपेन की बॉन्ड पाई बॉन्ड से भी वीक होती है, इसलिए ये जो बना है ये है बाय रेडिकल। बाय रेडिकल मतलब क्या होता है? एक ही कंपाउंड में दो जगह रेडिकल का होना, दैट इज बाय रेडिकल। और करते हैं 6 क्वेश्चन। पता ना मुझे, मैंने आपको दिया है CH3OOCH3। नाउ हीट इट, हीट करोगे टूट जाएगा O डॉट CH3। 7th पर चलते हैं और कुछ कर लें क्या? Cl2 तोड़ ही लिया है, एक और तोड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये है बेंजीन, ये है CH2, ये है COO, ये है CO। ये देखिए कई बार आपको क्वेश्चन में डिकम्पोजिशन से कुछ विचित्र प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकती है। लाइक आपके हिसाब से ये बॉन्ड टूटनी चाहिए, तोड़ देंगे। तो बताइए इधर वाला सेगमेंट क्या मिलेगा? मैं वही लिख रहा हूं पहले। एक तो सेगमेंट मिलेगा आपको COO डॉट मिलेगा। अब देखिए जरा, यहां पर O डॉट आ जाएगा। कई बार ये डिकम्पोजिशन भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप ये तो देख ही पा रहे होंगे कि ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये CH2 डॉट और ये है CO2। तो मेरे भाई ये प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए ये CO2 निकले, इसका ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये CO2 निकलेगा तो डॉट सीधा बेंजीन पर जाएगा और वहां वो अनस्टेबल होगा। इसलिए इस टाइप से भी आपको रेडिकल्स दिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी चीज होगी। 2 मेथड हमने कर लिए हैं रेडिकल बनाने के, और रेडिकल बनाने के 2 मेथड और हैं, उन्हें भी कर लेते हैं। हटा रहा हूं मैं। रेडिकल बना रहे हैं हम, देख रहे हैं कितने तरीके से डिफरेंट तरीके से रेडिकल्स बन सकते हैं। आइए बहुत मजेदार है। अगला जो तरीका है वो है 3rd पॉइंट, ये है बाय रेडिकल इटसेल्फ, बाय यूजिंग रेडिकल। सोचो, नया रेडिकल बनाना है। अगर आप पहले से एक रेडिकल ले लें, रेडिकल की हेल्प से भी रेडिकल बनाया जा सकता है, रेडिकल की हेल्प से भी रेडिकल बनाया जा सकता है। अब आपको भरोसा नहीं है, लाइए मैं आपको बता देता हूं। आपको भरोसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ओके, कितने एग्जाम्पल हो गए थे? 7, 4 5 इधर थे, 3 उधर थे, 8 मान लेते हैं। तो 9 से करते हैं। 9 ध्यान से देखिएगा सारे लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास है RO डॉट प्लस HBr, देखते रहेंगे सारे लोग। मान लो आपके पास है RH प्लस Br डॉट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास है Br डॉट CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास है Br डॉट प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास है Br डॉट प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे भाई एक रेडिकल हो आपके पास अगर ऑलरेडी, तो हाउ कैन यू यूज दैट रेडिकल टू जनरेट अ न्यू वन? आइए, RO डॉट और ये HBr, तो बहुत कॉमन सेंस से अगर हम सोचें तो RO डॉट क्या क्या कर सकता है? RO डॉट इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इतना तो सबको महसूस हो रहा है। RO डॉट इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक H डॉट निकलने वाला होगा, एक Br डॉट निकलने वाला होगा। आप खुद सोचो H डॉट और Br डॉट में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? H डॉट और Br डॉट में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जो लार्ज है सरफेस एरिया में वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्जन ज्यादा रहेगा। तो Br डॉट है ज्यादा स्टेबल, H है छोटा सा।
उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्सन रहेगा, तो H डॉट है क्या, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मतलब H डॉट मोर रिएक्टिव है, तो आपको मिलेगा एल्कोहल एलोंग विद Br डॉट, आपको मिलेगा एल्कोहल एलोंग विद Br डॉट, ठीक है। और अब सेम कॉन्सेप्ट आपको 10th में लगाना है। Br डॉट इस बॉन्ड को तोड़ेगा भाई, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। Br डॉट जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक तो R डॉट निकलने वाला होगा, एक H डॉट। तो मुझे बताइए कौन सा ज्यादा अनस्टेबल है, R या H, कौन सा ज्यादा अनस्टेबल है? ऑब्वियसली H, क्योंकि वो साइज में छोटा है और वो ज्यादा अनस्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो Br डॉट ज्यादा रिएक्टिव से रिएक्शन कर लेगा और आपको देगा H Br प्लस R डॉट, R डॉट। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा आइए इस क्वेश्चन करते हैं। ये है Br डॉट और यहां सबसे वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, यहां सबसे वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड। ध्यान से सुनना, मजेदार है। तो भैया एक बार डॉट इधर आएगा, भाई बॉन्ड टूटेगी पाई बॉन्ड, तो एक डॉट इधर एक डॉट इधर। इस समय दोनों डॉट बिल्कुल सेम है, तो Br किसी एक डॉट से रिएक्शन कर लेगा और एक डॉट आपका छूट जाएगा। यहां तक तो सब ठीक है। नाउ लुक एट 12th, बहुत आराम से और रिलैक्स होकर Br डॉट फिर से इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। अब दो रेडिकल जो हैं, एक 2 डिग्री पर आएगा, एक 1 डिग्री पर आएगा। तो आप सोचो जरा, एक 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा कम स्टेबल है? 1 डिग्री वाला कम स्टेबल है। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? 1 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेरे भाई ये 1 डिग्री से कर लेगा रिएक्शन और आपको देगा ये एक रेडिकल। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, जो ध्यान से सुनेंगे अगले 100 सेकेंड, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो ये है कि अगर Br डॉट, क्या बोला मैंने, अगर Br डॉट सेम क्वेश्चन में इस एलाइलिक पोजीशन का H, ध्यान से सुने, अगर ये इस बॉन्ड को तोड़े, अगर Br डॉट इस बॉन्ड को आकर तोड़े, CH बॉन्ड को तोड़े, तो जरा ध्यान से देखें, अगर तोड़े, इफ, क्यों करेगा, कैसे करेगा, सब बताऊंगा। अगर ये इस बॉन्ड को तोड़ता है तो देखिए एक डॉट यहां बनेगा, एक H पर आने वाला है। तो मुझे बताइए यहां का डॉट कौन सा ज्यादा स्टेबल है? C वाला डॉट ज्यादा स्टेबल है या H वाला डॉट? ऑब्वियसली C वाला, वो C पर है और रेजोनेंस भी कर रहा है। तो H वाला अनस्टेबल है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? H वाला। तो H ज्यादा रिएक्टिव है तो Br से रिएक्शन कर लेगा और आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इट्स अ रेडिकल, और ये बन गया HBr। लेकिन अब आपका भेजा थोड़ा सा घूम रहा होगा कि ये दोनों चीजें सेम हैं, यहां भी और यहां भी, बट इसका राइट हैंड साइड अलग है। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। इसी चैप्टर में एक रिएक्शन आएगी जिसे हम बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, और उस रिएक्शन में आप देखेंगे Br डॉट प्रोपीन से ऐसी रिएक्शन कर रहा होगा। और इसी चैप्टर में एक रिएक्शन आएगी NBS की रिएक्शन, कंपाउंड का नाम है NBS की रिएक्शन, और उसमें भी रिएक्टेंट यही होंगे, लेकिन उसमें मैं ये कर रहा हूंगा। तो भैया कोई तो लॉजिक होगा ऐसा करने का कि एंटी मार्कोनिकॉफ में Br डॉट प्लस प्रोपीन में मैं ये करूंगा और NBS में Br डॉट प्लस प्रोपीन में मैं ये करूंगा। बिल्कुल, उन दोनों रिएक्शन की कंडीशंस में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, वो फर्क मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से और ध्यान देकर और कान खोलकर सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि Br डॉट ने यहां क्या तोड़ा है, तो आपका जवाब है पाई बॉन्ड। यहां क्या तोड़ा है? पाई बॉन्ड। और यहां क्या तोड़ा है? सिग्मा बॉन्ड। यहां तोड़ा है पाई बॉन्ड, यहां तोड़ा है सिग्मा बॉन्ड। और मैं आपसे पूछूं कि क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे पाई बॉन्ड तोड़ना चाहिए, वीक होती है। आप सही है।
चलिए एक नजर तो हमने देख लिया कि पाई बॉन्ड टूटा है, यहां सिग्मा बॉन्ड टूटा। आओ थोड़ा इधर बात करते हैं। रेडिकल, ये रेडिकल है, मैंने इससे पूछा भैया कैसी स्टेबिलिटी है तुम्हारी, इसके कंपैरेटिवली कैसी स्टेबिलिटी है तुम्हारी, तो इसने कहा आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब मेरे भाई ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। सुनते रहना अभी कहानी। मैंने इससे पूछा रे क्या दिक्कत है लेस स्टेबल हो तो, कह रहा लेस स्टेबल है तो क्या दिक्कत, मतलब दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती। मैंने कहा अच्छा चलो अब जो है सो है, लेकिन तुम्हारा मन क्या करता है, सुनना बड़े ध्यान से। इसने कहा मेरा मन करता है इतनी कम स्टेबिलिटी लेने से अच्छा मैं वापस चला जाऊं। ये है सीक्रेट, सारे सुन लो, ये है सीक्रेट, ये है सीक्रेट मेरे भाई। 12th रिएक्शन में रिवर्सिबल नेचर होता है, 12th रिएक्शन में रिवर्सिबल नेचर होता है। सारे लोग सुन लेंगे, इस रिएक्शन में रिवर्सिबल नेचर होता है क्योंकि इसका इंटरमीडिएट रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई इसके पास ये भी पॉसिबिलिटी होती है दैट इट कैन डिकम्पोज, इट कैन होमोलिसिस, इट कैन होमोलिसिस बाय इट्स CBr बॉन्ड और उधर जा सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल स्टेप है ये, क्लियर। अब आप कहोगे सर आप पता नहीं वो क्या, उससे क्या होगा, सुन लो सुन लो, धैर्य रखो धैर्य रखो मेरे भाई। ये सही था, पाई टूटा, ये अटैक हुआ, अब ये लेस स्टेबल है और रिवर्सिबल स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। और आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में ली चटलियर प्रिंसिपल बहुत कायदे से लगता है, यानी कि ये रिएक्शन आगे कब जाएगी, ये रिएक्शन आगे कब जाएगी, ये रिएक्शन आगे तब जाएगी जब इधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रिएक्शन आगे जाएगी। अच्छा बोलो अगर इधर कंसंट्रेशन कम हुआ रिएक्शन पीछे रहेगी। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। नहीं समझ पाए तो मेरे भाई दोबारा सुन लीजिएगा लेक्चर को। अगर Br डॉट एक्सेस में है, अगर Br डॉट अच्छे खासे कंसंट्रेशन में है तो 12th वाला होगा, लेकिन अगर Br डॉट लेस या लिमिटेड कंसंट्रेशन में है तो उस समय आप देखेंगे 13th होगा। फिर से सुन लें, अगर Br डॉट एक्सेस है तो ली चटलियर प्रिंसिपल से ये इस रिएक्शन को आगे की तरफ ले जाएगा, काइनेटिकली इसे फेवर करेगा। लेकिन अगर Br डॉट बहुत लिमिटेड है, कम है, तो रिएक्शन पीछे रहेगी। अगर ये रिएक्शन पीछे रहेगी तो Br डॉट इसके साथ कुछ नया करने के लिए ये करेगा और ये थर्मोडायनेमिक स्टेप होगा। और समझदार के लिए इशारा काफी है, ये आप NBS में पढ़ेंगे और ये आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में पढ़ेंगे, ये आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में पढ़ेंगे। समय की समाप्ति है तो आज इतना ही रखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। एक DPP होगी अगली, वो करेंगे होमवर्क, क्योंकि कॉपी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो ये रिवाइज जरूर कर लेंगे। रेडिकल इज निहायत ही आसान। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, यही मेरी मनोकामना है।